बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 6, बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। लाइक हमने अकाउंट ओपनिंग के हवाले से बात की थी, बैंक की डेफिनेशन को स्टडी किया था। उसके बाद कैश बुक और पासबुक का कॉन्सेप्ट समझा था और डिफरेंट अकाउंट्स जैसे करंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट जिसे भी हम कहते हैं, और उसके बाद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। इनको हमने स्टडी किया था। आज हम जो है वो एडवांसिंग लोन्स के ऊपर बात करेंगे। तो इसके डिफरेंट जो है वो इकसाम है लोन्स के हवाले से। कमर्शियल बैंक जो है बेसिकली एक काम जो करता है वो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और दूसरा काम जो करता है वो ये करता है कि उसी पैसे में से आगे लोगों को जिनको ज़रूरत होती है लोन दे देता है। यानी कि एक बंदे से पैसे लिए उसने और वही पैसे अगले बंदे को कमर्शियल बैंक ने दे दिए, ठीक है। एक तरफ से इंटरेस्ट आ रहा होता है कमर्शियल बैंक को और एक तरफ उसको देना पड़ता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, जहाँ देना पड़ता है वहाँ कम इंटरेस्ट देता है और जहाँ से आ रहा होता है वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो दरमियान का फ़र्क है वो कमर्शियल बैंक का अपना प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कमर्शियल बैंक को देना पड़ रहा है तो वो 10% दे रहा है, अगर लेना पड़ रहा है तो वो 12% ले रहा है। तो दरमियान का जो 2% प्रॉफिट है, ये जो फ़र्क है, वो कमर्शियल बैंक का अपना प्रॉफिट कहलाता है। लोन्स के हवाले से डिफरेंट एग्जाम है जी यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह से जो है बिजनेसमैन को लोन दिया जाता है। दीज लोन आर मेड अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ टू गुड्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द borrower, ठीक है। कहते हैं ये जो लोन है ये डिफरेंट चीज़ों के अगेंस्ट दिया जाता है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं जी। लोन्स एंड एडवांसेस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लोन की यानी कि उधार की ज़रूरत होती है अपने कारोबार को चलाने के लिए, ठीक है, या और लोअर इंटरेस्ट रेट वो चाह रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा बैंक है जो उनको कम इंटरेस्ट रेट पर यानी कि कम सूद पे लोन देगा। उन्होंने अगर अपना घर बनाना है, हाउस फाइनेंसिंग लोन वगैरह होते हैं, ठीक है, या उन्होंने गाड़ी लेनी है या उन्होंने अपने कारोबार में पैसा लगाना है, तो क्या होता है जी, कमर्शियल बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता है और वो अपनी कोई सिक्योरिटी वगैरह उसमें प्लेज या मॉर्गेज करवाते हैं। लाइक अगर किसी के पास जो है उसने अपने कारोबार में 50 लाख लगाना है, ठीक है, तो वो अपने 50 लाख की गाड़ी या 50 लाख का घर या 50 लाख की कोई और जो है जेवरात वगैरह इस तरह की चीज़ें प्लेज करवाएगा कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक उसकी वो चीज़ें गिरवी रखेगा अपने पास जब तक कि वो लोन बंदा वापस नहीं कर देता। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ गिरवी रखवा के कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, उधार ले सकते हैं। और जब तक आप वो लोन लेंगे उस वक़्त तक आपको एक ख़ास इंटरेस्ट जो है वो अदा करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। ये जो इंटरेस्ट आप अदा कर रहे हैं कमर्शियल बैंक को, ये उस लोन की कॉस्ट है बेसिकली। इसको हम कॉस्ट ऑफ लोन भी कह सकते हैं और इसको दूसरी फॉर्म में हम इंटरेस्ट कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट और नेक्स्ट जो है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इनको इनका डिफरेंस भी समझते हैं यहाँ पे। कैश क्रेडिट बेसिकली एक फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी है कमर्शियल बैंक की तरफ से एक कस्टमर को, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक फैसिलिटी है कमर्शियल बैंक की तरफ से एक कस्टमर को, ठीक है। लेकिन कैश क्रेडिट जो बेसिकली होता है ना, अगर हम इन्हें डिफरेंशिएट करें तो कैश क्रेडिट बेसिकली होता है शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है बेसिकली, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो मतलब आपका लॉन्ग टर्म भी चल सकता है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट बेसिकली जो है इसके अगेंस्ट जो है आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है मूवेबल या इमूवेबल सिक्योरिटी जो है वो रखवानी पड़ती है। अगर आप कुछ लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो आप शॉर्ट टर्म अरसे के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी या कुछ सिक्योरिटी या कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वहाँ पे गिरवी रखवानी पड़ेगी। और बैंक जो है आपको शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि थोड़े अरसे के लिए जो है ये फैसिलिटी दे देगा और उसके ऊपर आपसे जो है वो एग्रीमेंट करेगा, ठीक है जी। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी बैंक की तरफ से दी जाती है अपने कस्टमर को, ठीक है, किसी कोलेटरल के अगेंस्ट यानी कि किसी मूवेबल या इमूवेबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट। मूवेबल से मुराद क्या होता है, जैसे कि अगर आपने जेवरात वगैरह रखवा दी हैं, ठीक है,
तो जेवरात जो है वो मूवेबल है ना, ठीक है। या अगर आप अपने घर के कागजात रखवा देते हैं, ठीक है, तो घर जो है वो बेसिकली इमूवेबल होता है ना, तो वो इमूवेबल एसेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कोई भी आप मूवेबल या इमूवेबल एसेट जो है वो गिरवे रखवा के एज ए कोलेटरल, तो बैंक से आप ये फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। उसकी लेकिन एक खास लिमिट, इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है, खास लिमिट तक आप लोन जो है ये हासिल कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ऑन द अदर हैंड जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये बेसिकली आपके करंट अकाउंट के ऊपर होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में करंट अकाउंट पढ़ा था, करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि जो जिसमें आप जितनी अमाउंट जमा करवाएंगे, ठीक है, वो उतनी ही रहेगी, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी है, इसको हम जो है करंट अकाउंट के ऊपर लेते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में जब आपका बैलेंस नील हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख जमा करवाया था अपने अकाउंट में, ठीक है। अब आपने, आपकी ज़रूरत इस तरह की है, ज़रूरियात इस तरह की है कि आपने वो सारा का सारा 1 लाख इस्तेमाल कर लिया है। अब आपको मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हालांकि आपका अकाउंट नील हो चुका है, आपके अकाउंट में पैसे जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो उस वक्त जब आपका अकाउंट नील हो चुका होता है, आपके आपके अकाउंट में पैसे ज़ीरो हो चुके होते हैं, उस वक्त बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप वहां से एक्स्ट्रा पैसे लें। हालांकि आपका अकाउंट नील हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसे उधार निकलवा लेते हैं अपने अकाउंट में से। ये बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी होती है जो कि आपको बैलेंस आपका ना होते हुए भी प्रोवाइड की जा रही होती है। यानी कि आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, आप बैंक से उधार ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ये बैंक सिर्फ अपने जो ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, जिन पे बैंक एतमाद करता है, जो उसके साथ लॉयल हैं, ये फैसिलिटी सिर्फ उनको ही दी जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है जी। इंटरेस्ट इसके ऊपर जितनी अमाउंट आप विड्रॉ करवाएंगे, जितनी अमाउंट आप जो है लेंगे, और जितने दिन तक अब वो विड्रॉ रहेगी, उतने दिनों के हिसाब से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता जी हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक बेसिकली आपका टॉपिक भी है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसी बुक में आपका टॉपिक है, आप पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से। तो बिल्स जो है बैंक से डिस्काउंट भी करवाए जाते हैं। बिल्स के हवाले से एक फैसिलिटी होती है जो कमर्शियल बैंक देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आप जो है उससे बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। बैंक से डिस्काउंट करवा के आपने जो पेमेंट को 3 महीनों बाद आपको मिलनी थी ना उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट, वो कमर्शियल बैंक जो है आपको उसी दिन भी दे सकता है, थोड़े से पैसे कटौती करके आपको पैसे दे देगा। बेसिकली बिल जो होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि जब आप सेल करते हैं ना, ठीक है, तो आपने अगले बंदे से पेमेंट लेनी होती है। तो हम मुख्तलिफ मीन्स इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए। या तो हम कैश में पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, या हम अगले बंदे से चेक ले लेते हैं, या फिर हम बिल का तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बिल का तरीका ये होता है जी कि जिस बंदे ने सेल की है, जिस बंदे ने पैसे लेने हैं, वो बिल ड्रॉ करेगा उस बंदे के ऊपर जिससे पैसे उसने लेने हैं, ठीक है। अब अगले बंदे को जिसने पैसे लेने हैं ना, वो बिल बनाएगा, वो बिल ड्रॉ करेगा, वो बिल का ड्रॉर होगा, और वो बिल के ऊपर लिखेगा भाई इतने महीने, ठीक है, और इतने पैसे मैंने आपसे लेने। वो अगले बंदे को बिल लिख के दे देगा, और अगला बंदा उस बिल के ऊपर साइन करेगा, यानी कि उस बात को वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ जी ठीक है, 3 महीनों बाद आपको मैं इतनी पेमेंट अदा कर दूंगा जो आपने मुझे सेल की है, ठीक है। अगला बंदा एक्सेप्ट करेगा, साइन कर देगा, साइन करके वापस उसी बंदे को दे देगा जिसने बिल ड्रॉ किया होगा, यानी कि सेलर को दे देगा, ठीक है। अब सेलर के पास बिल आ गया, अब सेलर को 3 महीने वेट करना पड़ना है। 3 महीने जब होंगे तो फिर उसको जो है वो अगले बंदे से जो है यानी कि उसके डेटर से अमाउंट मिलनी है, ठीक है। लेकिन अब यही बिल जो है आप यानी कि सेलर जो है वो बैंक में जाकर डिस्काउंट भी करवा सकता है। बैंक एक फैसिलिटी देता है कि भाई आप हमसे आज पैसे ले लें, ठीक है, लेकिन कम ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने डेटर से 10,000 रुपये लेना था, बैंक आपको कहता जी आप मुझसे 9500 रुपये ले लें और ये बिल मुझे दे दें, मैं जानूँ और वो बंदा जाने, ठीक है। आप कहते हैं जी मुझे 3 महीने वेट करना पड़ना है, तो लिहाजा मैं 3 महीने अगर ना वेट करूँ, आज ही अगर बैंक से मुझे चलो 500 रुपये कम ही मिल रहा है, खैर है मिल तो रहा है ना आज ही, वरना 3 महीने मुझे वेट करना पड़ना है 10,000 के लिए, तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं, ठीक है। आप वही 10,000 का बिल बैंक को देते हैं और बैंक को कहते हैं 3 महीने बाद आप उस बंदे से 10,000 ले लेना, लेकिन आज जो है आप मुझे जो है कुछ पैसे कटौती करके मुझे दे दें। बैंक फिर जो है अपने चार्जेस वगैरह डिस्काउंट रेट के हिसाब से कटौती करके जो बकिया अमाउंट होती है, फॉर से 10,000 का बिल है तो 9500 बैंक आज आपको दे देगा, ठीक है, और बिल अपने पास रख लेगा, ठीक है। अब इस दरमियान का जो 500 रुपया है ये बैंक का बेसिकली प्रॉफिट है।
क्योंकि अब जो 3 महीने वेट करना है वो आपने नहीं करना है, अब वो बैंक ने करना है, और वो उस 3 महीने वेट करने की कॉस्ट है जो बैंक 500 रुपये आपसे कटौती कर रहा है आज। ठीक है जी। तो इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है। इसको जब हम चैप्टर इसका करेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को डिटेल से। बहरहाल यहाँ पे एक फैसिलिटी है, जो एक क्रेडिट फैसिलिटी है ना, बैंक आपको दे रहा है, तो ये लोन एंड एडवांसेस में जहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों के बिल्स को डिस्काउंट करता है, उन्हीं लोगों को अर्ली पेमेंट करता है जिनके ऊपर बैंक को एतमाद होता है, जो बैंक के ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, ये लॉयल कस्टमर्स होते हैं या रिप्यूटेड बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनको देता है। तो ये लोन्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं जी। इसके बाद हमारा चेक्स वगैरह है, चेक्स को भी पढ़ लेते हैं जी। डिफरेंट टाइप्स के आपके चेक्स होते हैं जी, चेक्स एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स। ठीक है जी। चेक बेसिकली क्या होता है? चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इन राइटिंग, एक तहरीरी ऑर्डर होता है, गैर मशरूत होता है, इसमें कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं होती। एड्रेस बाय अ कस्टमर टू हिज बैंकर टू पे ऑन डिमांड, जो एक कस्टमर की तरफ से बैंक को लिखा जाता है कि डिमांड पर पेमेंट की जाए, अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, वो ख़ास अमाउंट जो उसके ऊपर लिखी हुई है, और टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन नेम देयर इन और द बेयरर। ठीक है। बाजू का चेक के ऊपर अगले बंदे का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब होता है जी इसी बंदे को पेमेंट करनी है। ठीक है। या दूसरा चेक होता है बेयरर, बाजू का नाम नहीं लिखा जाता चेक के ऊपर, तो इसका मतलब होता है जिस बंदे के हाथ में चेक है उस बंदे को पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आप एक कस्टमर है, आपने बैंक का कस्टमर कौन होता है? वो हर वो बंदा बैंक का कस्टमर है जिसने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। ठीक है। तो जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप बैंक आपको एक चेक बुक देता है। ठीक है। चेक बुक आप इस्तेमाल कैसे क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपने जब लोगों को पेमेंट्स करनी होती हैं तो आप चेक्स के ज़रिए से पेमेंट करते हैं। ठीक है। आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे से कोई चीज़ें ख़रीदी हैं और आपने उसको फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये देना है, तो आप उसको अपने अकाउंट का जो है चेक लिख के दे देंगे। अब वो क्या करेगा, या तो आप उस बंदे का नाम ऊपर लिख देंगे, तो या आप जो है उसको नाम वाली जगह को खाली छोड़ देंगे। ठीक है। दो तरीके होते हैं। तो अब ये जो चेक है आपने अगले बंदे को दे दिया। ठीक है। अगले बंदे ने जाके यही चेक बैंक में प्रेजेंट किया। ठीक है। तो अगले बंदे को बैंक से पेमेंट मिल गया। अब बेसिकली ये एक आपकी तरफ से ऑर्डर था, क्योंकि अकाउंट आपका है, पैसे बैंक में जो पड़े हैं वो आपके पैसे पड़े, तो आपने बेसिकली एक ऑर्डर दिया बैंक को कि टू पे ऑन डिमांड, अगर कोई आपसे इस चेक के अगेंस्ट पैसे डिमांड करता है तो आपने उसे देने हैं। ठीक है। ये वही लिखा है, टू पे ऑन डिमांड। ठीक है। कि एड्रेस बाय अ कस्टमर टू हिज बैंकर, कि कस्टमर की तरफ से बैंक को इंस्ट्रक्शन की जा रही कि भाई मेरे अकाउंट से आपने इस चेक के अगेंस्ट इस बंदे को पेमेंट कर देनी, टू पे ऑन डिमांड, अगर ये डिमांड करता है। ठीक है। जिस बंदे का नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है और जितनी अमाउंट लिखी हुई है स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, ये आपने इस बंदे को दे देनी है अगर ये डिमांड करेगा। ठीक है। तो अगर जिसका नाम लिखा हो, अगर अगर नाम लिख के दिया होगा तो आपने बैंक तो बैंक सिर्फ उसी नाम वाले उसी बंदे को देगा और किसी को नहीं देगा। अगर आपने नाम नहीं लिखा तो जो कोई भी उठ के जो है वो चेक वहां पे बैंक के पास लेके चले जाएगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है। तो ये थी बेसिकली चेक की डेफिनेशन, जो कि कस्टमर की तरफ से एक ऑर्डर होता है बैंक को कि अगर कोई ये चेक, मेरे अकाउंट का चेक आपके पास लेके आता है तो आपने इसे पेमेंट करनी है। ठीक है। और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं होती, गैर मशरूत होता है। उसके बाद इसके डिफरेंट काइंड्स हैं जी। बेरर चेक, बेरर चेक ऐसा चेक होता है कि जिसके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं होता। ठीक है। आपके पास है या किसी और के पास है, किसी के पास अगर आपको कहीं से गिरा भी मिल गया ना तो आप उसको जाके बैंक से कैश करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो बेरर चेक ऐसा चेक होता है, ओपन चेक होता है, इसके ऊपर किसी बंदे का नाम नहीं होता, तो कोई भी जाके इससे कैश करवा सकता है, बैंक से पैसे ले सकता है। ऑर्डर चेक बेसिकली क्या होता है जी? ऑर्डर चेक ऐसा चेक होता है जिसके ऊपर ना नाम लिखा होता है। ठीक है। तो यानी कि जिस बंदे का अकाउंट होता है ना, वो जब चेक जारी करता है तो चेक के ऊपर नाम लिख देता है। तो इसका मतलब क्या होता है जी कि बैंक को वो ये कह रहा है कि भाई सिर्फ इसी बंदे, इसी नाम के बंदे को आपने ये चेक देना है और किसी बंदे को चेक नहीं देना। ठीक है। तो अगर इस तरह का चेक जो है कहीं गिर भी जाता है तो अगले बंदे के काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर उसका नाम नहीं लिखा। ठीक है। तो जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा होता है सिर्फ वही उसकी पेमेंट ले सकता है और कोई नहीं ले सकता, इसको हम ऑर्डर चेक कहते हैं। उसके बाद होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक ऐसा चेक होता है कि इसमें जो है दो पैरेलल लाइंस लगी होती हैं। ठीक है। चेक के फेस के ऊपर, चेक का जो फेस होता है ना चेक के ऊपर, उसके फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे दो तिरछी लाइनें लगी होती हैं। ठीक है।
उनको हम क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। दो तिरछी पैरेलल लाइंस लगी होती हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है जो कि ये जो चेक है अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कोई भी बंदा जो है वो ओवर द काउंटर जो है या बैंक से इसको कैश नहीं करवा सकता। अगर आपने आपको कहीं से क्रॉस चेक मिला है, ठीक है, यानी कि उसके फेस के ऊपर लेफ्ट साइड पे दो तिरछी लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, उन तिरछी लाइनों का मतलब ये होता है कि वो क्रॉस चेक है। अगर आपको क्रॉस चेक मिला तो आप वो बैंक से जाके कैश नहीं करवा सकते, ठीक है। आप वो बैंक में जाके जमा करवाएंगे अपने अकाउंट में, ठीक है, और वो जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। लेकिन बेरर और ऑर्डर चेक के केस में आपको ओवर द काउंटर पेमेंट मिल जाती है। क्रॉस चेक में पहले पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगी, ठीक है, अकाउंट में आने के बाद फिर आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। तो क्रॉस चेक जो है सबसे सेफेस्ट हम इसको कह सकते हैं चेक है, चेक की किस्म है। लोग ज़्यादातर जो है क्रॉस चेक का इस्तेमाल करते हैं या ऑर्डर चेक का। सबसे जो ज़्यादा रिस्की है वो ये बेरर चेक होता है, ठीक है। अगर ये गिर भी जाए तो किसी के हाथ भी लग सकता है, कोई भी इसको कैश करवा सकता है, ठीक है। तो आजकल बैंकिंग जो है एडवांस हो चुकी है। बैंक जो है वो CNIC रखवाते हैं, ठीक है, उसकी कॉपी रखवाते हैं जो बंदा भी चेक की पेमेंट लेके जा रहा होता है। आजकल वो आपका जो बेरर चेक भी है ना, वो भी आपका जो है उसको भी महफूज कर लिया गया है किसी हद तक। उसके बाद क्रॉस चेक जो है वो हमने क्रॉसिंग की बात की कि ये जो है आपके अकाउंट में पहले ट्रांसफर होगा और फिर आप पेमेंट निकलवा सकेंगे। लेकिन क्रॉसिंग में भी दो तरह की क्रॉसिंग आ जाती है, ठीक है, दो तरह की क्रॉसिंग आ जाती है। उसमें सबसे पहली क्रॉसिंग क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइंस लगा दी आपने, ठीक है, लेफ्ट साइड पे चेक की फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे आपने दो पैरेलल लाइंस लगा दी तिरछी, ठीक है, एंड ड्रॉन अक्रॉस द फेस ऑफ चेक विद और विदाउट द वर्ड्स, ठीक है, एंड कंपनी एटसेट्रा। लेकिन आपने उन दो लाइंस के अंदर जो है कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग इज दैट द होल्डर कैन नॉट इन कैश इट हिमसेल्फ एट द काउंटर ऑफ द बैंक, ठीक है, इसको काउंटर से कैश नहीं किया जा सकता। ही मस्ट डिपॉजिट इट विद सम बैंक, इसको पहले अपने बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। which would obtain cash it from the dry bank. In this way chance of fraud are minimized, इस तरह से जो फ्रॉड के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो दो तरह की क्रॉसिंग है। एक दफा आप जब क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉसिंग वाली जो लाइंस हैं उनके दरमियान कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसको हम जनरल क्रॉसिंग कहते हैं, जब क्रॉसिंग वाली लाइंस के दरमियान कुछ भी नहीं लिखा जाता, ठीक है जी। इसको हम सिंपल जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। और इसको आप पहले बैंक में जमा करवाएंगे, ठीक है, अपने अकाउंट में आपके ट्रांसफर होगा और फिर आप अपने अकाउंट से इसको दोबारा से जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन ये ओवर द काउंटर इसकी पेमेंट आपको नहीं मिल सकती जनरल क्रॉसिंग की, ठीक है। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है जी, इसमें आप जो है वो जो दो लाइंस लगाते हैं ना तिरछी, उनके अंदर जो है नाम वगैरह कुछ लिख देते हैं, ठीक है, which contains the name of the bank also between two parallel lines drawn across the face of check, ठीक है। This effect of special crossing is that the payment of check cannot be obtained through the particular bank whose name appears in crossing, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, स्पेशल क्रॉसिंग में आपने जो दो लाइंस लगाई है ना चेक के फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे ऊपर आपने जो दो तिरछी लाइंस लगाई है ना, उन तिरछी लाइनों के दरमियान आप बैंक का नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है जी कि जो होल्डर है चेक का, ठीक है, वो सिर्फ उस खास ब्रांच में ही जाके जो है उसको करवा सकता है, किसी और ब्रांच में नहीं करवा सकता, उस किसी और बैंक से उसको में उसको डिपॉजिट नहीं करवा सकता, ठीक है जी। इसको हम स्पेशल क्रॉसिंग कह देते हैं। जनरल क्रॉसिंग में आपने जब तिरछी लाइनें लगाई उनके अंदर उस कुछ भी नहीं लिखा तो वो किसी भी बैंक में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं और उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो स्पेशल क्रॉसिंग की बात करेंगे ना उसमें ऐसा होता है कि आपने क्रॉसिंग की है लेकिन क्रॉसिंग की लाइनों के दरमियान भी आपने कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो उस सूरत हाल में ये होता है जी कि आप जो नाम लिखा हुआ है ना उन लाइनों के दरमियान आप उसी बैंक में जो है उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं और किसी बैंक में नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग का फर्क है, ठीक है। जनरल क्रॉसिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कहीं भी किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं उसको। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में लाइनों के दरमियान जो बैंक लिखा होता है सिर्फ आप उसी बैंक में जो है उसको जमा करवा सकते हैं और किसी में नहीं करवा सकते। उसके बाद नेक्स्ट जी आपका ओपन चेक। ओपन चेक क्या होता है जी, ये क्रॉस नहीं होता, ठीक है। व्हेन अ चेक इज नॉट क्रॉस इट इज कॉल्ड ओपन चेक, ठीक है। जब चेक के ऊपर क्रॉसिंग नहीं होती तो इसको हम कहते हैं जी ये ओपन चेक है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो सकता है क्रॉस चेक में, बट अ क्रॉस चेक कैन नॉट बी मेड ओपन चेक विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर। देखें जी आपका अकाउंट है बैंक में, ठीक है, तो अगर आपने चेक को क्रॉस करके नहीं दिया, ठीक है, तो ये ओपन चेक कहलाएगा और अगला बंदा जिसको आपने ये चेक दिया है वो इसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है जी।
दिस ओपन चेक कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रॉस चेक। ओपन चेक जो है ऐसा चेक जो क्रॉस नहीं हुआ होता पहले से, जिसके ऊपर दो तिरछी लाइन नहीं लगी होती, उसको हम ओपन चेक कहते हैं। लेकिन लेकिन इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, जो पहले से क्रॉस नहीं हुआ उसके ऊपर तुम दो तिरछी लाइनें लगा के इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी मेड ओपन चेक विदाउट सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर, ठीक है जी। लेकिन जो क्रॉस चेक होता है, दूसरी बात क्या है, जो क्रॉस चेक है उसको हम ओपन चेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओपन चेक तो क्रॉस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें जिसमें पहले से लाइंस नहीं लगी, उनमें लाइंस लगा के हम उसको क्रॉस तो बना सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी लाइंस जिसके ऊपर लगी हैं, क्रॉस ऑलरेडी क्रॉस चेक जो है, उसको हम ओपन चेक नहीं बना सकते अनटिल जिसने इसको ड्रॉ किया था वो इसके ऊपर साइन करके जो है उसको ओपन ना करते, ठीक है जी। तो ये दो तरह की चीजें हैं। ऑलरेडी अगर आपके पास जो है वो लाइंस नहीं लगी हुई तो ये ओपन चेक है, ठीक है। इसके ऊपर आप लाइंस लगा के, ठीक है, आप इसको क्रॉस बना सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल है ना, तीन बंदे ए है, बी है, सी है। ए ने अपना अपने अकाउंट का चेक ड्रॉ किया, ठीक है, और ए ने बी को दे दिया। अब बी के पास जब चेक आया उसके ऊपर कोई लाइंस नहीं लगी हुई थी, ठीक है। तो बी ने क्या किया, उसके ऊपर दो लाइंस लगा दी, तिरछी लाइनें लगा दी, ठीक है, और इसको सी को दे दिया, यानी कि बी ने चेक क्रॉस करके जो है सी को दे दिया। तो ओपन चेक तो क्रॉस हो गया। लेकिन अगर ए ने ऑलरेडी क्रॉस चेक बी को दिया हो, ठीक है, ए ने अगर बी को दिया है तो उसी वक्त क्रॉस करके दिया है, लाइंस लगा के दी है तिरछी लाइनें, तो बी उसको ओपन नहीं कर सकता फिर। हाँ, ए अगर ओपन करना चाहे, जिसने ड्रॉ किया है वो अगर उसको कैंसिल करना चाहे क्रॉसिंग को, तो वो तो कर सकता है। लेकिन जब बी के पास आ जाएगा ना वो चेक, ए की तरफ से जो आया है क्रॉस हुआ वो चेक, तो बी उसको ओपन नहीं कर सकता, बी के पास अथॉरिटी नहीं है। ए के पास अथॉरिटी है कि वो अपना क्रॉस हुआ चेक जो उसने क्रॉस किया उसको वो साइन करके ओपन कर दे। लेकिन ए जब किसी और को दे देगा अपना क्रॉस चेक, तो कोई और बंदा उसकी क्रॉसिंग को कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात है कि ओपन चेक तो क्रॉस हो सकता है बाद में, ठीक है, लेकिन क्रॉस चेक जो है वो कोई और बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता सिवाय उसके जिस बंदे ने उसको ड्रॉ किया है, जो असल ड्रॉर है उस चेक का, चेक को जारी करने वाला जो। तो इसको हम, इसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं होती, सिंपल उसको हम ओपन चेक कहते हैं। उसके बाद है जी मार्क चेक। मार्क चेक क्या होता है जी, अ चेक विच इज सर्टिफाइड बाय बैंक एज अ गुड फॉर पेमेंट, इट इज स्टैम्प्ड एज मार्क चेक, ठीक है। चेक जो बैंक सर्टिफाई करता है कि गुड है पेमेंट के लिए, इसको हम कहते हैं जी ये मार्क चेक है, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होता, बैंक की तरफ से सर्टिफाई होता है, ठीक है, कि ये गुड फॉर पेमेंट है। और इसको हम जो है वो मार्क चेक कहते हैं, सिंपल, जिसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। उसके बाद दो टाइप्स आपकी आती है फर्दर, इसमें एक पोस्ट डेटेड होता है चेक, ठीक है, और इसके बाद एक नेक्स्ट होता है आपका जी एंटी डेटेड चेक आता है, ठीक है। यहाँ पोस्ट डेटेड चेक को समझते हैं। पोस्ट से मुराद होता है जी बाद वाली डेट, ठीक है। पोस्ट डेटेड से मुराद जो डेट बाद में आने वाली, ठीक है। जैसे कि हम सिम्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल सिम का इस्तेमाल करते हैं, एक आपकी प्रीपेड सिम होती है और एक आपकी पोस्ट पेड सिम होती है, ठीक है। हम अक्सर लोग जो है प्रीपेड सिम का इस्तेमाल करते हैं, हम पहले अपना कार्ड एंटर करते हैं, कार्ड लोड करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, यानी कि प्री पेमेंट होती है, पहले पेमेंट करते हैं और फिर बात करते हैं। एक होता है जी पोस्ट, यानी कि कुछ लोग जो बिजनेस मैन है जिनकी कॉल्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, वो पोस्ट पेड सिम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पूरा महीना पहले मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, फिर महीने बाद उनका बिल आ जाएगा, ठीक है, जैसे लाइक अदर चीज़ों का बिल आता है, ठीक है, बिजली वगैरह का, उस तरह उनका मोबाइल का भी बिल आ जाता है। तो पोस्ट से मुराद होता है बाद वाली चीज़ें, पोस्ट डेट से मुराद है बाद वाली डेट। इट इज अ चेक विच बियर्स अ फ्यूचर डेट, ठीक है। अगर चेक के ऊपर फ्यूचर डेट लिखी हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी ये पोस्ट डेटेड चेक है। फॉर एग्जांपल आज क्या तारीख है, मैं आज आपको बताता हूँ, आज आपके पास जो तारीख है 11 जनवरी है। आज पीर है और मंडे है और 11 जनवरी 2021 है। अगर आपको कोई बंदा चेक दे, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हो 1 फरवरी 2021, इसका मतलब ये तकरीबन 20 दिन बाद की बात है, ठीक है। चेक के ऊपर अगर आने वाली कोई डेट लिखी हो तो ऐसे चेक को हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। और जब तक वो डेट ना आ जाए, आप इस चेक के जरिए से बैंक से पेमेंट नहीं निकलवा सकते, आपको उस डेट का वेट करना पड़ेगा, फिर आप बैंक से जो है पेमेंट निकलवा सकते हैं, ठीक होगी बात। इसको हम पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके पास चेक आएगा तो आपके पास जो टाइम है, टोटल लिमिट जो है वो 6 महीने की होती है।
6 महीने तक आप 6 महीने के अंदर अंदर आप चेक की पेमेंट जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर 6 महीनों का टाइम गुजर जाएगा तो आप चेक की पेमेंट विड्रॉ नहीं करवा सकते रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, ठीक है, आपकी वो अमाउंट ज़ाया हो जाएगी। तो 6 महीनों के अंदर अंदर आपको चेक की अमाउंट विड्रॉ करवाना लाजमी होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, आपको अगर कहीं से चेक रिसीव हुआ है तो 1 फरवरी 2021 लिखा हुआ उसके ऊपर, ठीक है, तो आपके जो 6 महीने स्टार्ट होंगे ना, वो 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 6 महीने आपके 1 फरवरी से लेके अब आगे 6 महीने के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। 31 जुलाई तक जो है वो, जुलाई तक 6 महीनों तक आप जो है वो पेमेंट निकलवा सकते हैं। अगर अगस्त शुरू हो गया तो फिर आप पेमेंट निकलवाने के एलिजिबल अहल नहीं रहेंगे, आपका चेक जो है वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एक होता है जी आपका, इसी का जो ऑपोजिट है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। एंटीडेटेड चेक होता है, ठीक है। स्टेल चेक मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, एंटीडेटेड उसके ऑपोजिट है, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंटीडेटेड चेक से मुराद है ऐसा चेक जिसके ऊपर पहली डेट पे पुरानी डेट लिखी हो। फॉर एग्जांपल आज अगर 11 जनवरी है, ठीक है, आपको चेक मिला जी 31 दिसंबर का, इसका मतलब इसके ऊपर जो है पुरानी डेट लिखी है। अगर किसी चेक के ऊपर पुरानी डेट लिखी हो, ठीक है, जब आपको रिसीव हो, तो ऐसे चेक को हम एंटीडेटेड चेक कहते हैं, ठीक है। और चेक की वैलिडिटी सेम है, कोई भी चेक है वो 6 महीने के बाद आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें यार इसके 6 महीने कब शुरू हुए हैं, ठीक है, तो इस चेक के अगर चेक आपको मिला उसके ऊपर 31 दिसंबर लिखा है, तो 31 दिसंबर से ही उसके 6 महीने स्टार्ट हो गए, यानी कि चेक के ऊपर जो डेट लिखी होगी, चाहे अगली लिखी हो चाहे पिछली लिखी हो, आपके 6 महीने उसी डेट से स्टार्ट होंगे जो चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है, ठीक है। आज बेशक 11 जनवरी है, आपको बेशक जो है वो 1 अक्टूबर का चेक मिल गया, ठीक है, 1 अक्टूबर 2000 जो है 20 का चेक मिला है, तो इसका मतलब जो है आपके जो है 3 महीने गुजर चुके हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आपके पास मजीद जो वैलिडिटी बची है अब सिर्फ 3 महीनों की बची है, और उसमें से भी 10 दिन गुजर गए, 11 जनवरी आज, ठीक है। तो चेक की वैलिडिटी जो है 6 महीनों की, वो उसी डेट से स्टार्ट होगी जो चेक के ऊपर लिखी होगी डेट, ठीक है, उससे हम काउंट करेंगे 6 महीने का यहाँ तक बनेंगे। और उन्हीं 6 महीनों के अंदर आपको चेक को विड्रॉ करवाना पड़ेगा, उसकी पेमेंट विड्रॉ करवानी पड़ेगी, अदरवाइज उन 6 महीनों के बाद चेक आपका जाया हो जाएगा। उसके बाद स्टेल चेक होता है। स्टेल चेक बेसिकली क्या होता है, इट इज अ चेक विच इज 6 मंथ ओल्ड, ठीक है, तो 6 महीने पुराना चेक है। द बैंक बिफोर पेइंग इट मे रेफर इट बैक टू द ड्रॉर फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो चेक कोई 6 महीना पुराना होता है, ठीक है, तो बैंक जो है इसको पेमेंट करने से पहले जिस बंदे ने इसको ड्रॉ किया होता है उससे वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। अदरवाइज आप जो है वो 6 महीनों के बाद चेक की पेमेंट विड्रॉ करने के अहल नहीं रहते, 6 महीनों बाद बैंक जो है आपको पेमेंट नहीं करता, ठीक है जी। अनटिल ड्रॉअर से दोबारा पूछा जाएगा, ड्रॉअर अगर वेरिफिकेशन कर देगा, दोबारा वो इजाजत देगा, देन आप उस चेक के अगेंस्ट जो है पेमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज जो है आप 6 महीने में के बाद जो है चेक की पेमेंट आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। दोबारा ड्रॉअर अगर इजाजत देगा बैंक को, देन पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज पेमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद ब्लैंक चेक होता है आपका, ब्लैंक चेक जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, ठीक है। इट इज वन विच इज मेयरली साइंड विदाउट राइटिंग एन अमाउंट एंड ड्यू डेट, ठीक है। जैसे कि बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, ऑफर किया जाता है ब्लैंक चेक, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर साइन कर दिए जाते हैं और अगले बंदे को कहा जाता है यार तुमने जितनी इसके ऊपर अमाउंट लिखनी है लिख लो, उतने पैसे तुम विड्रॉ करवा लो, ठीक है। तो ब्लैंक चेक ऐसा चेक होता है जिसके ऊपर ड्रॉर जो होता है वो साइन तो कर देता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखता, अमाउंट अगले बंदे के सुपुर्द कर देता है, भाई तुमने जितनी अमाउंट लिखनी है, डील हो रही होती है ना, तो उसको ऑफर की जाती है कि भाई तुमने जितनी अमाउंट लेनी है इस चेक के ऊपर लिख लो और ले लो, ठीक है। तो ऐसे चेक को जिसके ऊपर सिर्फ ड्रॉर साइन करता है और अमाउंट नहीं लिखता और डेट भी नहीं लिखता, ठीक है, तो ऐसे चेक को हम ब्लैंक चेक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसऑनर चेक क्या होता है जी, व्हेन द चेक्स आर रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, अगर बैंक जो है चेक्स की पेमेंट नहीं करता किसी रीजन की वजह से, आपको कहीं से चेक मिला, आप वो बैंक के पास लेके गए और बैंक ने उस चेक के अगेंस्ट आपको पेमेंट नहीं की किसी रीजन की वजह से, तो ऐसे चेक को हम डिसऑनर्ड चेक कहेंगे, जो कि आप बैंक में लेके जाएं, बैंक में प्रेजेंट करें और बैंक उस चेक के अगेंस्ट आपको पेमेंट ना करे, ऐसे चेक को हम डिसऑनर्ड चेक कहेंगे। डिसऑनर्ड चेक की डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके पास जो चेक है उसके ऊपर साइन ठीक ना हो, अमाउंट सही तरीके से लिखी ना हो, डेट सही तरीके से ना लिखी हो, ठीक है, कुछ भी मसला हो सकता है, या चेक वो एक्सपायर हो चुका हो, 6 महीने से ऊपर हो गया हो,
तो या फिर जिस बंदे के अकाउंट है, जिस बंदे ने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो, ठीक है, तो किसी रीजन की वजह से भी आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो सकता है, ठीक है। तो ये थी जी आपकी चेक की एग्जाम, ठीक है। इसके बाद डिसऑनरिंग की उसने जो है वो वजूहात भी बताएं कि चेक डिसऑनर क्यों होता है, क्यों आपको पेमेंट नहीं मिलती। आपके ड्रॉअर के सिग्नेचर जो है वो सही नहीं है, अमाउंट जो है वो दो दफ़ा लिखी जाती है चेक के ऊपर, एक दफ़ा वर्ड्स में और एक दफ़ा फिगर में, यानी कि एक दफ़ा इंग्लिश में लिखी जाती है और एक दफ़ा इंसो में, उनमें अगर फ़र्क आ जाए, ठीक है। या फिर आपका जो है इफेक्ट नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है, आपका चेक जो है अभी तक क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। उसके बाद जो है ऑल्टरनेशन रिक्वायर फुल सिग्नेचर, सिग्नेचर जो है वो उसमें फिर कोई मसला आ रहा हो, ठीक है। या फिर जो है जिस बंदे ने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे ना हो, ठीक है, और इंडोर्समेंट वगैरह का कोई मसला आ रहा हो, ठीक है। या क्रॉस चेक प्रेजेंटेड एट द काउंटर, आपने क्रॉस चेक बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट कर दिया हो तब भी आपको पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है। या फिर जो ड्रॉर ने पीछे से फोन करके कह दिया कि भाई इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करनी, ठीक है, तो तब भी अगले बंदे को पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ना कि आपने किसी बंदे को चेक दिया, ठीक है, फिर आपको लगा कि यार मुझे इस बंदे को पेमेंट नहीं करनी चाहिए फिलहाल, ठीक है, बाद में करूंगा, तो आप बैंक को फोन करके कह दें कि भाई इस बंदे को इस चेक की पेमेंट नहीं करनी है आपने, ठीक है जी। जो भी बंदा इस नंबर का चेक आपके पास लेके आएगा इतनी अमाउंट का, आपने उसको पेमेंट नहीं करनी है, आप पीछे से जो अकाउंट होल्डर है वही बैंक को मना कर दें, ठीक है। इस तरह से कोई डेट वगैरह का मसला आ जाए चेक के ऊपर, ठीक है, तब भी वो नहीं होता इसके। और इसके अलावा अगर ड्रॉर जिसका अकाउंट है उसकी डेथ हो जाए और उसकी वफात हो जाए और बैंक को इसका पता लग जाए कि ड्रॉर की डेथ होगी अकाउंट होल्डर की, तो तब भी बैंक जो है पेमेंट नहीं करेगा। इसके अलावा नॉलेज ऑफ बैंक क्रेडिबिलिटी ऑफ द ड्रॉर रिसीव बाय द बैंक, ठीक है, ड्रॉर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, उसका दिवालिया हो जाए, ठीक है, तब भी बैंक जो है पेमेंट नहीं करता, ठीक है। पेज इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड, इंडोर्समेंट वगैरह का अगर कोई मसला है दैन भी जो है बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करता। ये डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, ठीक है, चेक की पेमेंट ना मिलने की। तो अगर हम यही बात करेंगे, अगर आपको बैंक काउंटर से जो है वो पेमेंट नहीं मिल रही, ठीक है, किसी वजह से, तो इसको हम डिसऑनर्ड चेक कहेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।